दोस्तों इस वीडियो में आप देखेंगे एक फैंटेसी एडवेंचर मूवी की कहानी। यूरोप की लोक कथाओं पर आधारित ये फिल्म आप लोगों का भरपूर मनोरंजन भी करेगी और बहुत कुछ सिखाएगी भी, इसलिए वीडियो को पूरा आखिरी तक जरूर देखें। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में जर्मनी के राजा हेनरी का महल दिखाया जाता है, जहाँ राजा का सेनापति महल के युवा कर्मचारियों को तलवारबाजी का अभ्यास करवा रहा होता है। इन युवा कर्मचारियों में जेम्स सबसे ज्यादा कुशल और तेज तर्रार होता है, इसलिए अपने तलवारबाजी के दाव पेंच के दम पर वो बड़ी ही फुर्ती से एक एक करके अपने साथ अभ्यास करने वाले सभी कर्मचारियों को हरा देता है। अगले सीन में राजमहल के दर्जी को दिखाया जाता है, जो घोड़ा गाड़ी पर शाही कपड़े लादकर महल की ओर आता है। महल की बालकनी पर अपनी दो सहेलियों के साथ खड़ी राजकुमारी लीना कपड़े ला रही घोड़ा गाड़ी को देखकर बहुत खुश हो जाती है। इसके अगले सीन में वहाँ के राजा हेनरी को दिखाया जाता है, जो सेनापति से राज्य के कार्यभार के बारे में पूछ रहे होते हैं। तभी राजकुमारी लीना अपनी सहेलियों के साथ उनके पास आती है और उनसे कहती है, नृत्य आयोजन में शामिल होने के लिए कपड़े आ गए हैं पिताजी। राजकुमारी को इस तरह खुश देखकर राजा सेनापति से कहते हैं, काश इसकी माँ भी हमारे बीच होती। अगले सीन में राजा के मंत्री द्वारा इसी महल के एक कमरे में जेम्स और उसके साथी कर्मचारियों को शाही तौर तरीकों के बारे में जानकारी देते हुए दिखाया जाता है, पर जेम्स और उसके साथी मंत्री की शिक्षा से बोर हो रहे होते हैं, इसलिए मौका देखते ही कमरे से बाहर निकलकर वो लोग घोड़ा गाड़ी से कपड़े उतार रहे राजकुमारी को देखने लगते हैं। इस दौरान जेम्स के दो कर्मचारी दोस्त टॉम और फ्रेड उससे कहते हैं, जब तुम और राजकुमारी दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हो तो क्यों ना आज तुम उससे अपने दिल की बात कह दो। जेम्स कहता है, आज नहीं, आज तो मैं बस उसे नृत्य आयोजन में मेरे साथ नाचने के लिए पूछूंगा। हालांकि फिर राजकुमारी को सामने देखकर झिझक की वजह से जेम्स उनसे नृत्य के बारे में भी नहीं पूछ पाता। अगले दिन मंत्री फिर से जेम्स, टॉम तथा फ्रेड को शाही नियमों और तौर तरीकों का प्रशिक्षण देता है। उसी वक्त राजा घूमते हुए महल के प्रशिक्षण कक्ष में पहुंच जाते हैं, जहां मंत्री उनसे कहता है, महाराज आप इन तीनों को महल का सुरक्षा कर्मचारी नियुक्त कर रहे हैं, पर इन लोगों का मन प्रशिक्षण में बिल्कुल नहीं लगता, उल्टा ये लोग मेरा मजाक बनाते हैं। राजा कहते हैं, इस उम्र में शरारत करना आम बात है। जेम्स के पिता जॉय मेरे वफादार मंत्री थे। 20 साल पहले जब अचानक से मेरी पत्नी गायब हुई, तब उन्होंने मेरी पत्नी को ढूंढने का वादा किया था और मैंने भी उनसे वादा किया था कि उनके ना रहने पर मैं उनके बेटे जेम्स को राजसी शिक्षा दीक्षा देकर इसे एक सुरक्षा अधिकारी बनाऊंगा, इसलिए तुम जेम्स को प्रशिक्षण देना जारी रखो। इस पर मंत्री कहता है, महाराज 20 साल बीत चुके हैं, तब से न वो खुद लौटे और न ही आपकी पत्नी, पता नहीं अब वो जिंदा भी है या नहीं। मंत्री की इस बात से नाराज होकर जेम्स उनसे कहता है, वो इतने सालों से महारानी की खोज में गए हुए हैं, इसलिए तुम्हें उनके बारे में ऐसी अशुभ बातें नहीं करनी चाहिए। अगले सीन में जंगल में एक घोड़ा गाड़ी के साथ महल की ओर आ रहे कुछ लोगों को दिखाया जाता है। उनकी घोड़ा गाड़ी पर एक भारी भरकम संदूक भी रखा हुआ होता है। राजा हेनरी के दरबार में पहुंचकर इनमें से 3 लोग राजा के सामने आते हैं, जिनमें शाही लिबास पहना हुआ डेविड नाम का आदमी राजा से कहता है, मैं दूर देश का राजा डेविड हूँ और मेरे साथ ही मेरे पड़ोसी राज्य के गवर्नर बॉब और मैग्नस हैं। राजा का मंत्री उनसे पूछता है कि आप लोग कहाँ से हैं, मैंने आप लोगों के बारे में कभी नहीं सुना। इस पर मैग्नस और बॉब कहते हैं, हम तीनों का राज्य बहुत दूर है, यात्रा में थक जाने की वजह से हम आज की रात आपके महल में रुककर विश्राम करना चाहते हैं। तो सीधा साधा राजा हेनरी उन्हें शाही अतिथि के तौर पर महल में रुकने की इजाजत दे देता है। इसी दौरान राजकुमारी वहां आती है, तो डेविड उसे लालच भरी निगाहों से देखते हुए राजा से कहता है, हमारे इस संदूक में बेहद कीमती खजाना है और अब क्योंकि हम आज रात आपके महल में रुकने वाले हैं, इसलिए इसकी सुरक्षा के लिए आप इस संदूक को अपने राजकोष में रखवा दीजिए। ये कहते हुए वो अपने आदमियों से संदूक खुलवाकर उसमें रखा हुआ रत्न राजा और सभी लोगों को दिखाता है। उन रत्नों को देखकर मंत्री हैरान होकर अपने राजा से कहता है, ऐसे हीरों की कीमत तो हमारे पूरे खजाने से भी ज्यादा है। राजा डेविड की बात मानकर कहते हैं, ठीक है, जब तक आप लोग हमारे अतिथि हैं, तब तक आपका ये संदूक हमारे शाही खजाने में सुरक्षित रहेगा। डेविड कहता है, लेकिन महाराज हमारी एक शर्त भी है, आप हमारा ये संदूक हमें सिर्फ तभी वापस कीजिएगा जब मैं, बॉब और मैग्नस तीनों एक साथ मिलकर आपसे संदूक मांगेंगे। राजा कहते हैं, ठीक है, मैं आपको इसका वचन देता हूँ, अब आप लोग जाकर आराम कीजिए। इसके बाद राजा जेम्स से कहते हैं, मैं इन शाही अतिथियों के खजाने की सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपता हूँ, तुम इसे राजकोष में रखवाकर रात भर इसकी निगरानी करना। जेम्स सहमति में सिर हिलाता है। फिर सेनापति खजाने वाले संदूक को राजा के राजकोष में जमा करवाकर उसके ताले की चाबी जेम्स को सौंप देता है, तो जेम्स वो चाबी लेकर निगरानी के लिए वहीं रुक जाता है। फिर रात होने पर राजा शाही मेहमानों के लिए भोज तथा नृत्य समारोह का आयोजन करते हैं, जहां राजा और राजकुमारी तीनों मेहमानों के साथ खाना खाने लगते हैं। इस दौरान डेविड राजकुमारी को अपने साथ नाचने के लिए आमंत्रित करता है। हालांकि राजकुमारी उसके साथ नाचना तो नहीं चाहती थी, लेकिन अपने पिता के कहने पर अतिथि सम्मान के लिए वो डेविड के साथ सामूहिक नृत्य में शामिल हो जाती है। लेकिन डेविड ना तो राजकुमारी के साथ ठीक से नाच पाता है और ना ही अच्छे ढंग से पेश आता है। इससे राजकुमारी परेशान होकर उसके पास से चली जाती है। अगले
सीन में महल के राजकोष में खजाने की रखवाली कर रहे जेम्स को दिखाया जाता है, जो कि नृत्य के आयोजन में राजकुमारी के साथ शामिल ना हो पाने की वजह से बहुत ही निराश होता है। इधर डेविड अपने साथी मैग्नस से कहता है, तुम्हें पता है ना कि हमें क्या करना है? मैग्नस कहता है हाँ। वहीं भोज करने के बाद राजा डेविड और उसके साथियों को महफिल का लुत्फ लेने को कहकर खुद आराम करने के लिए चले जाते हैं, जबकि ये तीनों अपनी एक योजना के अनुसार शराब पीने लगते हैं। इस दौरान डेविड अपने साथी बॉब को शराब की खाली बोतल देकर उससे कहता है, जाओ हमारे लिए और शराब ले आओ। तो बॉब शराब लाने की बजाय राजकोष में चला जाता है और वहाँ जेम्स से कहता है, हमारे खजाने का संदूक हमें वापस कर दो। जेम्स कहता है, लेकिन वादे के मुताबिक जब तक तुम तीनों एक साथ संदूक नहीं मांगोगे तब तक संदूक नहीं मिलेगा। इस पर बॉब चालाकी से हॉल में खड़े अपने साथियों को आवाज देकर कहता है, देखो तुम लोगों ने मुझसे जो मंगवाया है ये वो चीज हमें नहीं दे रहा है। तो डेविड और मैग्नस ऊंची आवाज में कहते हैं, ये जो भी मांग रहा है वो इसे दे दो। ये सुनकर जेम्स को लगता है शायद वो दोनों भी संदूक मांग रहे हैं, इसलिए वो बॉब को खजाने वाला संदूक दे देता है और बॉब रात में अकेले ही वो संदूक एक घोड़ा गाड़ी पर लादकर वहां से बहुत दूर निकल जाता है। अगली सुबह डेविड और उसके साथियों की इस चालाकी से अनजान जेम्स राजकुमारी और उसकी सहेलियों के साथ रात में हुए भोज पर चर्चा कर रहा होता है। उसी वक्त डेविड मैग्नस तथा सेनापति के साथ वहां आता है और उनसे कहता है, तुम्हें तो मेरे खजाने की रखवाली करना था, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ मेरा संदूक ले आओ, हमें यहाँ से निकलना है। उसकी बात सुनकर जेम्स चौंकते हुए कहता है, संदूक तो मैंने आप लोगों के कहने पर रात को ही आपके साथी के हवाले कर दिया था। इस पर डेविड कहता है, मैंने उसे शराब लाने के लिए भेजा था। तो जेम्स कहता है, लेकिन उसने मुझसे संदूक मांगा था। डेविड कहता है, ये सब तुम्हारी गलती है, मुझे मेरा संदूक हर हाल में वापस चाहिए। ये कहकर वो राजा को बुलवाता है और उनसे कहता है, महाराज आपने हमें वचन दिया था कि जब तक हम तीनों एक साथ संदूक ना मांगे तब तक वो संदूक आप हम में से किसी को नहीं देंगे। पर जेम्स ने वो वचन तोड़ दिया। वहीं मौका देखकर अपनी साथियों की योजना के अनुसार मैग्नस राजा को भड़काते हुए कहता है, महाराज मुझे तो लगता है जेम्स ने बॉब के साथ मिलकर हमारा खजाना गायब किया है। जेम्स कहता है, ये कैसी बातें कर रहे हो आप लोग, मैं तो उसे जानता तक नहीं और खजाना गायब होने से मेरा कोई लेना देना नहीं है। डेविड कहता है, मैं कुछ नहीं जानता, उसकी जिम्मेदारी तुम पर थी, इसलिए सजा भी तुम्हें मिलेगी। मंत्री भी जेम्स से चिढ़ा हुआ होता है, इसलिए वो राजा से कहता है, महाराज मैंने आपसे कहा था कि जेम्स को इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मत दीजिए, पर आप नहीं माने, अब देखिए क्या हो गया। इसी समय डेविड सेनापति से जेम्स को गिरफ्तार करने के लिए कहता है, पर सेनापति उसकी बात मानने से इनकार करते हुए कहता है, मैं सिर्फ अपने राजा का आदेश मानता हूँ। हालांकि परिस्थिति के दबाव में आकर जब राजा जेम्स को गिरफ्तार करने का आदेश दे देते हैं तो सिपाही जेम्स को पकड़कर कारागार में ले जाने लगते हैं। इससे झल्लाकर जेम्स डेविड का हाथ पकड़कर कहता है, मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन डेविड उसकी एक नहीं सुनता। इसी सब के दौरान जेम्स की नजर डेविड की कलाई पर बने हुए एक अजीब से निशान पर पड़ती है, जिससे जेम्स चौंक जाता है और डेविड घबराकर सिपाहियों से कहता है, इसे जल्दी से यहाँ से ले जाओ। तो सिपाही उसे ले जाकर कारागार में डाल देते हैं। जबकि कलाई का निशान दिख जाने से परेशान डेविड अपने साथी मैग्नस को अकेले में ले जाकर उससे कहता है, उस लड़के जेम्स ने वो निशान देख लिया है जो जल्लाद ने मेरी कलाई पर गर्म लोहे से बनाया था। मैग्नस कहता है, परेशान मत हो, इस वक्त उसकी बात पर कोई भी भरोसा नहीं करेगा, इसलिए चलो अब आगे की योजना पर काम करते हैं। यहाँ से ये लोग राजा के दरबार में जाते हैं, जहाँ सेनापति इस मामले को लेकर परेशान राजा से कहता है, हमारे आदमियों की जानकारी के अनुसार बॉब संदूक लेकर राज्य से बाहर जा चुका है, इसलिए अब उसे ढूंढना बहुत मुश्किल है। ये सुनकर डेविड और मैग्नस राजा से कहते हैं, फिर आपको हमारे नुकसान की भरपाई करनी होगी। राजा कहते हैं, हाँ। तो उनका मंत्री उनसे कहता है, महाराज उनके संदूक में ऐसे कीमती खजाने दिख रहे थे जिसकी भरपाई हम अपना पूरा खजाना देकर भी नहीं कर सकते। ये सुनकर राजा तो चिंतित हो जाता है, पर डेविड कहता है, महाराज एक तरीका है, अगर आप राजकुमारी की शादी मुझसे करवाकर मुझे अपना आधा राज्य सौंप दें तो हमारा हिसाब बराबर हो जाएगा। मंत्री कहता है, ये ठीक रहेगा, पर राजा कहते हैं, अपनी बेटी की सहमति के बिना मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। ये सब सुन रही वहाँ मौजूद राजकुमारी कहती है, किसी खोए हुए धन के बदले में मैं अपनी शादी का सौदा हरगिज नहीं करूंगी। ये कहकर वो गुस्से में अपनी सहेलियों के साथ वहाँ से चली जाती है। जबकि राजा डेविड से कहता है, क्यों ना हम जेम्स से दोबारा पूरे मामले की जानकारी लें। इससे घबराकर डेविड उनसे कहता है, हम अकेले में उससे पूछताछ कर लेंगे, तब तक आप हमारी शर्तें पूरी करने की तैयारी कीजिए। राजा कहते हैं, ठीक है। अगले सीन में राजकुमारी का कमरा दिखाया जाता है, जहाँ वो अपने सहेलियों से कहती है, मैं उस अजनबी बूढ़े से कभी शादी नहीं करूंगी। वैसे भी वो खुद को कहीं का राजा बताता है, पर क्या पता कि उसका सच क्या है। तो उसकी सहेलियां उसे तसल्ली देते हुए कहती हैं,
कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। दूसरी ओर मंत्री राजा से कहता है अगर हम उसका धन नहीं लौटा पा रहे हैं तो आपको उसकी शर्त मानकर राजकुमारी और आधा राज उसके हवाले करना ही पड़ेगा। इसके अगले सीन में डेविड तथा मैग्नस को दिखाया जाता है जो टॉम और फ्रेड से कहते हैं तुम दोनों भी सुरक्षा का काम देखते हो, इसलिए जाओ जाकर जेम्स को यातना देने वाला यंत्र तैयार करो, तब तक हम उससे पूछताछ करते हैं। तो दोनों मजबूरी में यातना देने का यंत्र तैयार करने चले जाते हैं, जबकि डेविड मैग्नस से कहता है यहाँ हम दोनों के अलावा किसी और के ना होने से वो किसी से कोई बात नहीं कर पाएगा। ये कहकर वो मैग्नस के साथ कारागार के पास जाता है और वहाँ के सैनिकों को कुछ देर के लिए बाहर भेज देता है। अब क्योंकि जेम्स वहाँ अकेला होता है इसलिए डेविड चाकू निकालकर मैग्नस से कहता है आज इसका काम तमाम कर देते हैं, फिर हम सबसे कह देंगे कि पूछताछ के दौरान इसने हम पर हमला कर दिया था इसीलिए इसे मारना पड़ गया। हालांकि डेविड उनके इरादे भांप लेता है, इसलिए जैसे ही वो दोनों उसके करीब आते हैं उनके पैर पर जूते से ठोकर मारकर वो दोनों को धक्के से नीचे गिरा देता है और फिर दोनों के उठने से पहले ही कारागार से बाहर निकलकर जल्दी से उसका फाटक बंद कर देता है। लेकिन तभी टॉम और फ्रेड वहां आ जाते हैं तो डेविड चिल्लाकर उन दोनों से जेम्स को पकड़ने के लिए कहता है। इस पर जेम्स अपने उन दोनों साथियों से कहता है तुम भी जानते हो कि मैंने धन नहीं चुराया है। तो टॉम धीरे से उससे कहता है हम नाटक करेंगे और तुम हमें गिराकर भाग जाना। इस पर जेम्स अपनी हाथ में बंधी जंजीर दोनों की तलवार में लपेटकर उन्हें नीचे गिरा देता है और फिर तेजी से वहां से बाहर निकल जाता है। अगले सीन में मंत्री को दिखाया जाता है जो महल के ऊपर के कमरे में जाकर राजकुमारी से कहता है आप डेविड से शादी कर लीजिए क्योंकि ये महाराज के वचन का सवाल है। इस पर राजकुमारी कहती है अभी आप यहाँ से जाइए, मैं आपको जल्दी ही सोचकर बताऊंगी। फिर मंत्री के कमरे से बाहर जाते ही राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ कपड़े की रस्सी तैयार करके खिड़की के जरिए वहाँ से भागने के लिए नीचे उतरने लगती है। उसी समय महल की दूसरी खिड़की के जरिए जेम्स भी नीचे उतर रहा होता है। उसे देखकर राजकुमारी उससे पूछती है तुम्हें तो कारागार में होना चाहिए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जेम्स कहता है मुझे धन के बारे में कुछ भी नहीं पता और वो दोनों मुझे कारागार में मारना चाहते थे, इसलिए अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए मैं यहाँ से भाग रहा हूँ। वैसे तुम इस तरह नीचे क्यों आ रही हो? राजकुमारी कहती है मेरे पिता धन के भुगतान के बदले जबरदस्ती डेविड से मेरी शादी करा रहे हैं, इसलिए मैं भी यहाँ से भाग रही हूँ। ये बताते हुए राजकुमारी नीचे आ जाती है। हालांकि जब वो अपनी कमर से कपड़ा खोल ही रही होती है कि तभी मंत्री को पता लग जाता है और वो राजकुमारी के कमरे में पहुंचकर सिपाहियों के साथ कपड़े सहित राजकुमारी को ऊपर खींचने लगता है। ये देखकर जेम्स राजकुमारी को बचाने के लिए उसके नीचे आ जाता है और उसकी कमर से कपड़ा खुलते ही वो उसे नीचे लपक लेता है। अब क्योंकि वो दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते थे और दोनों को यहाँ रुकना सही नहीं होता, इसलिए दोनों एक साथ ही यहाँ से भागते हैं। इस बात की खबर जैसे ही डेविड और मैग्नस को लगती है वो दोनों राजा के सेनापति और सिपाहियों के साथ किले के चप्पे चप्पे पर उन्हें ढूंढना शुरू कर देते हैं, जबकि जेम्स और राजकुमारी एक गली से दूसरी गली और एक छत से दूसरे छत भाग रहे होते हैं। इस भागा दौड़ी में डेविड और सैनिकों की नजर उन पर पड़ जाती है तो वो उन दोनों के पीछे लग जाते हैं। अब क्योंकि नीचे हर जगह सिपाही मौजूद होते हैं इसलिए जेम्स राजकुमारी के साथ एक छत से दूसरी छत पर छलांग लगाते हुए ऊपर के रास्ते भागने लगता है। ये देखकर सेनापति भी उनके पीछे छत पर चढ़ जाता है और राजकुमारी की ओर बढ़ने लगता है। हालांकि राजकुमारी हिम्मत दिखाकर उस छत से लंबी छलांग लगाते हुए जेम्स के साथ वहां से निकलने में कामयाब रहती है। वहां से जेम्स उसे अपने घर ले जाता है और अपनी माँ को सारा मामला बता देता है तो उसकी माँ उन्हें कुछ खाने पीने का सामान देकर वहां से कहीं और निकल जाने के लिए कहती है। उधर इन दोनों को ढूंढ रहा डेविड सिपाहियों के साथ जेम्स के घर तक पहुंचकर उसका दरवाजा खटखटाने लगता है। ये देखकर उसकी माँ दोनों को पीछे के रास्ते से बाहर निकाल देती है। जब डेविड सेनापति के साथ वहां पहुंचता है तो उन्हें वहां कोई नहीं मिलता। उधर चेहरा छिपाकर गली में पहुंच चुकी राजकुमारी जेम्स को रास्ते पर लोहे की जाली से बना हुआ एक छेद दिखाकर कहती है इसके जरिए ही बरसात का पानी किले से बाहर नदी में जाता है, अभी ये बिल्कुल सूखी होगी इसलिए जल्दी से इसमें मेरे साथ आ जाओ। ये कहकर वो उस छेद में नीचे कूद जाती है। उसी वक्त सैनिक भी उनकी ओर आने लगते हैं तो जेम्स भी अंदर कूदकर राजकुमारी के साथ अंदर की सुरंग के जरिए वहां से आगे बढ़ने लगता है, पर डेविड यहाँ भी उनका पीछा नहीं छोड़ता और सेनापति तथा सैनिकों के साथ वो भी सुरंग में दाखिल हो जाता है। वहीं जेम्स और राजकुमारी सुरंग के बाहर नदी तक पहुंचने में कामयाब रहते हैं, जहां एक नाव देखकर जेम्स राजकुमारी से कहता है तुम नाव खोलो, तब तक मैं उन लोगों को रोकने की कोशिश करता हूं। तो राजकुमारी नदी में उतरकर नाव खोलने लग जाती है। अब तक डेविड भी सबके साथ वहां पहुंच जाता है तो जेम्स उनसे लड़कर उन्हें राजकुमारी तक जाने से रोकता है। इससे राजकुमारी नाव खोलने में कामयाब रहती है और जेम्स मौका देखकर नाव पर सवार होकर वहां से आगे बढ़ जाता है। लेकिन डेविड इतने पर भी हार नहीं मानता और घूमकर उस तरफ आ जाता है जिधर वो नाव आगे बढ़ रही होती है। वहाँ पहाड़ी द्वार पर गिरे
हुए एक पेड़ पर खड़े होकर डेविड नाव के अपने पास आने का इंतजार करने लगता है। हालांकि जेम्स पहले ही सतर्क हो जाता है और नाव उसके करीब पहुंचने पर वो उस पर चप्पू से हमला कर उसे नीचे नदी में गिरा देता है। इसी दौरान राजकुमारी नाव को आगे बढ़ा देती है। हालांकि नाव जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ती है उसी वक्त नदी में गिरा हुआ डेविड नाव पर चढ़ने की कोशिश करने लगता है, तो राजकुमारी 2-3 चप्पू मारकर उसे फिर से नदी में गिरा देती है और फिर आखिरकार ये दोनों सिपाहियों और सेनापति की आंखों के आगे ही वहां से बचकर निकल जाते हैं। इसके कुछ देर बाद डेविड सेनापति के साथ राजा के दरबार में जाता है, जहां राजा उनसे पूछते हैं क्या हुआ। डेविड कहता है हम उन्हें जरूर पकड़ लेते, लेकिन सेनापति मेरे आदेश का पूरी तरीके से पालन नहीं कर रहा था, इसलिए अगर आप उन दोनों को ढूंढना चाहते हैं तो सेनापति को अब से मेरा आदेश मानने की इजाजत दीजिए। सेनापति डेविड के अधीन नहीं होना चाहता था, पर राजा उसे अब से डेविड की बात मानने का आदेश दे देते हैं, तो सेनापति मजबूरी में सैनिकों को साथ लेकर डेविड के साथ फिर से राजकुमारी को ढूंढने निकल पड़ता है। अगले सीन में रात हो जाने पर जंगल में विश्राम करने के लिए रुके हुए जेम्स और राजकुमारी को दिखाया जाता है, जहां जेम्स राजकुमारी से कहता है मुझे डेविड के कलाई पर कुछ ऐसे निशान दिखे हैं जिसे मैंने कहीं देखा है पर मुझे याद नहीं आ रहा। इसकी अगली सुबह ये दोनों नाव के जरिए फिर से यहाँ से आगे बढ़ते हैं। उधर इन दोनों को ढूंढने निकले डेविड और सिपाहियों को जब जंगल में जलाई गई अलाव दिखती है तो दोनों उसी के पास के रास्ते से होते हुए जंगल में आगे बढ़ने लगते हैं। वहीं थोड़ी देर बाद नाव से उतरकर जेम्स और राजकुमारी मैदानी रास्तों से होते हुए जंगल को पार करने लगते हैं, लेकिन जब उन्हें सामने एक गहरी दलदल दिखती है तो दोनों वहीं रुक जाते हैं। जेम्स राजकुमारी से कहता है बिना इसे पार किए हम यहाँ से भाग नहीं पाएंगे और डेविड जल्दी ही हम तक पहुँच जाएगा। तो राजकुमारी कहती है इसमें बहुत खतरा है, इसलिए जब तक वो लोग वापस ना लौट जाएं तब तक हम यहीं किनारे धुंध में छिप जाते हैं। कुछ देर बाद डेविड सेनापति और सैनिकों के साथ वहाँ आता है। सेनापति डेविड से कहता है हम बिना इस दलदल में उतरे इसे पार नहीं कर सकते और अगर दलदल में उतरेंगे तो मारे जाएंगे। ये सुनकर डेविड उन लोगों के साथ वहाँ से वापस लौट जाता है। उनके वहाँ से जाते ही छिपे हुए जेम्स और राजकुमारी बाहर निकल आते हैं। अब जेम्स राजकुमारी से कहता है हम वापस तो नहीं लौट सकते, इसलिए हमें दलदल में पड़े हुए पेड़ के तनों और जड़ों के जरिए दलदल को पार करना होगा। तो राजकुमारी उसके साथ दलदल में पड़े पेड़ के तनों पर सावधानी से चलते हुए दलदल को पार करने लगती है। हालांकि बीच में एक जगह तना ना होने की वजह से जेम्स दलदल में गिरकर धंसने लग जाता है, तो उसे बचाने के लिए राजकुमारी भी दलदल में उतर जाती है, पर इससे वो बेचारी खुद भी फंस जाती है और अब वो दोनों उस दलदल में समाने लगते हैं। मौत सामने देखकर दोनों ही जोर जोर से बचाने की गुहार लगाते हैं, पर जब तक उनकी चीखें कोई सुन पाता तब तक वो दोनों दलदल में डूब चुके होते हैं। उसी समय हमें जंगल में किसी अजनबी आदमी को तेजी से दलदल की ओर जाते हुए दिखाया जाता है। अगले सीन में डेविड और मैग्नस को उदास बैठे राजा के पास जाते हुए दिखाया जाता है, जहाँ राजा उनसे पूछता है क्या मेरी बेटी का कुछ पता चला। डेविड कहता है नहीं, शायद वो लोग दलदल में डूबकर मारे गए। अब वैसे तो ये दुख की बात है, लेकिन अब आपको अपना वादा पूरा करने के लिए मुझे अपनी पूरी राजगद्दी देनी होगी। वचन से बंधा हुआ राजा उसकी चालाकी नहीं समझ पाता, इसलिए वो इस काम के लिए उससे कुछ वक्त मांगता है। अगले सीन में जंगल में एक झोपड़ी दिखाई जाती है। राजकुमारी के जब आंख खुलती है तो खुद को इसी झोपड़ी में पाती है, इसलिए हैरान होकर वो झोपड़ी के बाहर जाती है, जहां उसे एक अनजान आदमी दिखता है। राजकुमारी उससे पूछती है तुम कौन हो और मैं यहाँ कैसे आई। वो आदमी कहता है मैं जेम्स का पिता जॉय हूँ और मैंने ही तुम दोनों की आवाज सुनकर तुम्हें दलदल से बाहर निकाला था। गनीमत है कि तुम लोग जिंदा बच गए। इससे खुश होकर राजकुमारी उन्हें धन्यवाद देती है। थोड़ी देर में जेम्स को भी होश आ जाता है, तो उसका पिता उसे अपना परिचय देता है। इतने सालों बाद अपने बाप से मिलकर जेम्स बहुत खुश होता है। फिर जब जॉय राजकुमारी को खाना पकाना सिखा रहा होता है तो वो राजकुमारी से महल में घटी घटनाओं के बारे में पूछता है। इस पर राजकुमारी उसे सारी घटनाओं के बारे में बताते हुए कहती है सारी फसाद की जड़ वो अजनबी डेविड है। जॉय पूछता है वो दिखने में कैसा है। जेम्स कहता है बूढ़ा सा, पर उसकी कलाई पर ऐसे निशान है जैसे सजा पाने वालों की कलाई पर बनाए जाते हैं। ये सुनकर जॉय चौंकते हुए कहता है क्या उस डेविड का कोई और सामान है तुम लोगों के पास। तो राजकुमारी उसके सामने मेज पर डेविड की थैली पलटते हुए कहती है उसकी ये थैली मुझे झड़प के दौरान मिली थी। तो जॉय उस थैली से निकली हुई एक अंगूठी उठाकर राजकुमारी से कहता है ये अंगूठी तुम्हारी रानी माँ की है, जिसे मैं 20 सालों से ढूंढ रहा हूँ। राजकुमारी कहती है इस सब का क्या मतलब हुआ। जॉय कहता है 20 साल पहले जब मैं तुम्हारी माँ को ढूंढने निकला तो हमें उनकी लाश और घोड़ा गाड़ी एक खाई में मिली। हालांकि तब उनके हाथ में अंगूठी नहीं थी। मैंने मामले की तफ्तीश की तो पता लगा पड़ोसी राज्य के किसी डाकू को फांसी की सजा हुई थी, पर उसके साथियों ने हमला करके उसे बचा लिया और भागते वक्त उन लोगों
लोगों ने रास्ते से जा रही तुम्हारी माँ के काफिले पर हमला करके उनका सब कुछ लूट लिया और उनकी घोड़ा गाड़ी सहित उनको खाई में ढकेल दिया। ये सब सुनकर जेम्स उनसे पूछता है, फिर आप इतने सालों से लौटे क्यों नहीं? जॉय कहता है, मैंने राजा से रानी को जिंदा वापस लाने का वादा किया था, इसीलिए वापस नहीं आया। तो जेम्स कहता है, लेकिन यही मौका है हमें उस खूनी को पकड़ने और सजा दिलाने का। अगले सीन में राजा को दिखाया जाता है जो मजबूर होकर डेविड को गद्दी सौंपने का वचन दे देते हैं। तो राजा के उद्घोषक राज्य भर में डुगडुगी बजाकर प्रजा को महल के सामने इकट्ठा होने की सूचना देने लगते हैं। उसी समय चेहरा छिपाकर राजकुमारी जेम्स और जॉय किले में दाखिल होते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि राजा उस धूर्त को अपनी गद्दी सौंपने की घोषणा करने जा रहे हैं, तो वो लोग चुपके से राजा के कमरे में जाकर उन्हें रानी की अंगूठी दिखाकर सारा सच बता देते हैं। राजा कहते हैं, अगर ऐसी बात है तो मैं अब जनता के सामने उस मक्कार का सच बताकर उन्हें गिरफ्तार करवा दूंगा, इसलिए तुम लोग अभी छिप जाओ। ये सुनकर ये तीनों नीचे जनता के बीच में चले जाते हैं। उसी वक्त डेविड राजा के पास आकर उनसे कहता है, जल्दी चलिए, जनता महल के सामने इकट्ठा होकर आपकी घोषणा करने का इंतजार कर रही है। इस पर राजा उसे रानी की अंगूठी दिखाकर कहते हैं, ये अंगूठी तुम्हारे पास कैसे आई? डेविड की पोल खुल चुकी होती है, इसलिए उसका साथी मैग्नस पीछे से राजा के सिर पर वार करके उन्हें बेहोश कर देता है। डेविड उससे कहता है, इसे बोरे में भरकर बॉब तक पहुंचा दो, तब तक मैं मामले को संभालता हूँ। इसके बाद वो खुद बालकनी पर मंत्री के पास जाकर जनता से कहता है, राजा ने अपने राज्य की बागडोर मुझे सौंप दी है। उसकी बात सुनकर सेनापति उससे कहता है, पर यह बात उन्होंने खुद क्यों नहीं बताई? तो धूर्त डेविड कहते हैं, दुख की वजह से वो खुद ये बात नहीं बताना चाहते। ये कहकर वो खुद राजा का ताज पहन लेता है। उसकी इस बात से जनता के बीच में खड़े हुए जेम्स और उसके पिता को लग जाता है कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर हुई है। इसी बीच जेम्स की नजर बोरे में भरकर राजा को ले जा रहे मैंडिस पर पड़ती है, तो वो भी उनके पीछे जाता है। मैंडिस घोड़ा गाड़ी पर अनाज ले जाने के बहाने राजा को जंगल के रास्ते अपने अड्डे पर पहुंचा देता है, जहां बॉब उससे पूछता है, इसे यहाँ क्यों लाए हो? मैंडिस कहता है, हमारी योजना के अनुसार हमारा सरदार अब राजा बन चुका है, इसलिए इसे खत्म कर दो। अब तक वहाँ पहुँच चुका जेम्स भी छिपकर उनकी ये बातें सुन रहा होता है। और फिर जैसे ही मैंडिस वहाँ से वापस जाता है और बॉब राजा को मारने के लिए हथियार लाने जाता है, वैसे ही जेम्स जल्दी से राजा को बोरी से बाहर निकाल देता है। हालांकि अब इससे पहले कि वो राजा के पूरे बंधन खोल पाता, बॉब एक भारी भरकम हथौड़ा लेकर वहाँ पहुँच जाता है। इधर महल में राजा बनने के बाद डेविड राजकुमारी से कहता है, चुपचाप मुझसे शादी कर लो, क्योंकि तुम्हारे पिता मेरे कब्जे में हैं। अगर तुमने मेरी बात मानने से इनकार किया तो उन्हें मार दिया जाएगा। तो अपने पिता को बचाने की मजबूरी में राजकुमारी उससे शादी करने के लिए हामी भर देती है। दूसरी ओर हथौड़ा लेकर जेम्स पर हमला करने की कोशिश कर रहे बॉब को दिखाया जाता है, जबकि डेविड उसके हमलों से बचने के लिए रस्सी से लटक रहे बांस पर झूलते हुए उस पर पलटवार करने लगता है। लेकिन गेंडे जैसे शरीर वाला बॉब उस पर भारी भरकम हथौड़े से लगातार वार कर रहा होता है और जेम्स उछल कूद करते हुए उसके हर वार से खुद को बचाने में लगा होता है। इस दौरान एक लड़िया के पीछे छिपकर वो जमीन पर रस्सी का एक फंदा डाल देता है और फिर जैसे ही बॉब लड़िया के पास आता है, वो फंदे में उसका पैर फंसाकर उसे रस्सी से लपेटकर बांध देता है। फिर बॉब के बन जाने के बाद जेम्स जल्दी से राजा को आजाद कर देता है। अगले सीन में राजमहल दिखाया जाता है, जहां डेविड के आदेश पर शादी की तैयारियां पूरी हो चुकी होती हैं और राजकुमारी को तैयार करवाकर डेविड अपने साथ शादी के मंच पर लिए जाता है। हालांकि उसी वक्त जेम्स सबके सामने डेविड का धन वाला संदूक लेकर आता है और उसमें से रत्न निकालकर उसे फोड़ते हुए कहता है, ये सारे रत्न नकली हैं। इस मक्कार ने ये सारी योजना राजगद्दी पाने के लिए बनाई थी। इससे तिल मिलाकर डेविड तलवार लेकर जेम्स पर हमला करने के लिए दौड़ता है, तो डेविड भी अपनी दोस्त की तलवार उठाकर उससे भिड़ जाता है। दोनों ही कुशल तलवारबाज होते हैं और इस लड़ाई में एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे होते हैं, लेकिन शारीरिक रूप से ज्यादा ताकतवर होने की वजह से डेविड जेम्स पर भारी पड़ता है और तलवार की इस लड़ाई में अपनी तलवार से लगातार वार करते हुए वो जेम्स के हाथ से उसकी तलवार छुड़ा देता है। अब तलवार न होने के बावजूद भी जेम्स हार नहीं मानता और एक जोरदार मुक्की के प्रहार से वो डेविड को बेहोश करने में कामयाब हो जाता है। ये सब देखकर सेनापति उसे शाबाशी देता है। अब तक राजा भी वहाँ आ जाते हैं और उनके आदेश पर डेविड को उसके बाकी साथियों सहित जेल में डाल दिया जाता है, जबकि जेम्स की बहादुरी को देखते हुए राजा राजकुमारी की उससे शादी करवाकर उसे अपनी राजगद्दी सौंप देते हैं और इस तरह फैंटेसी एडवेंचर मूवी यहीं खत्म हो जाती है।